नमस्ते, आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। और जो योगी आदित्यनाथ जी का जो नया पिच है कि माफिया आउट और इन्वेस्टर इन, उसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ शांतनु गुप्ता जी हैं। शांतनु गुप्ता जी प्रसिद्ध लेखक हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, जो कई सारी हमने जयपुर डायलॉग्स पर रिलीज भी की हैं। तो शांतनु जी, आपका स्वागत है बहुत दिनों बाद जयपुर डायलॉग्स पर। जी, नमस्ते संजय जी। हाँ, मैं थोड़ा ट्रैवल में था, कुछ समय से आ नहीं पाया, लेकिन अच्छा लगा दोबारा से जुड़ के। तो शांतनु जी, योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफिया आउट और इन्वेस्टर इन। तो क्या माफिया वाकई आउट हो गया है क्या? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल जो है वो अखिलेश बाबू जो है वो बहुत तेवर में है और वो कह रहे हैं कि साहब की पुलिस वालों की जो गुंडागर्दी है वो इतनी बढ़ गई है कि वो माफिया से भी बड़े हो गए हैं। इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए संजय जी, पिछले साल चुनाव से पहले 2022 में हमने इस बात पे काफ़ी चर्चा करी थी और एक बहुत बड़े बहुमत से योगी आदित्यनाथ वापस भी आ गए हैं और चुनाव का जो मूल मंत्र था, वो था शासन और राशन। शासन और शासन का मतलब होता है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, और राशन मतलब केवल राशन नहीं, गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स। तो उसपे तो मैंडेट जनता दे चुकी है, 4 करोड़ वोट योगी आदित्यनाथ को मिले और अनप्रेसिडेंटेड जीत है, जो यूपी में कोई चीफ मिनिस्टर रिपीट नहीं होता था, हम सारे आंकड़े देख चुके हैं। तो जो पिछला टर्म रहा, उसका जो मेन काम था, पिछले टर्म में बहुत सारे काम हुए, लेकिन उसमें जो मेन मूल मंत्र था कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, कैसे आपका पैसा सुरक्षित हो, कैसे आपका जानमाल सुरक्षित हो, कैसे वहां पे एक अलग ही इंडस्ट्री चलती थी संजय भाई। वहां पे चलती थी, वहां पे रोड माफिया थे, वहां पे बालू माफिया थे, वहां पे चीटिंग माफिया थे, वहां पे गाड़ी चोरी माफिया थे, और सारी ऑर्गेनाइज क्राइम थे। मतलब आपके पास पूरी टीम थी, 40 लोगों की, 50 लोगों की आपके रिक्रूटमेंट में। उसको कैसे ऑर्गेनाइज क्राइम को यूपी में हर जिले में 50-50 नाम चिन्हित करके उन पे दबिश बनाई गई। ये वो लोग थे जो कोर्ट रूम से बाहर गए, जिन पे एफआईआर हुई, कभी अरेस्ट ही नहीं हुए पिछले 20-20 साल में। बहुत सारे लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला होता, ऐसे लोगों पे जिन पे कोई टच नहीं करना चाहता था। डीएम उनके घर तक नोटिस चस्पा करने नहीं जाना चाहता था। ऐसे लोगों को जब योगी आदित्यनाथ ने बैक किया, तो ऐसे 1,500-2 हजार लोग जिनमें दबिश हुई, तो 150-200 भगवान को भी प्यारे हो गए। तो ये जब हुआ, तो एक माहौल बना कि हाँ, हम इस स्टेट पे वापस आ सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे या अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, इनकी डिलीवरी गाइडलाइंस होती हैं, इन सबकी एक एक एडवाइजरी होती है। इनकी डिलीवरी गाइडलाइंस में पूरे उत्तर प्रदेश में से केवल 2-3 जिले थे जहाँ कैश ऑन डिलीवरी हो सकता था। अब पूरा उत्तर प्रदेश है जहाँ कैश ऑन डिलीवरी हो सकता है। आप सोच सकते हैं इस बात से कितना बड़ा सिंबल है इस बात का, क्योंकि कैश को हैंडल करना मुश्किल होता है अगर लॉ एंड ऑर्डर आपका आसान नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का एक बिल्कुल एक मैसिव फेस चेंज हुआ है और उसके बेस पे ये टर्म शुरू हुआ है, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट समिट, रोड शोज। आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं अभी इस समय, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में रोड शो हुए। तो ये इस बात को मैंने अपने लेख में कैप्चर किया था कि कैसे माफिया आउट और इन्वेस्टर इन, इस बारी जो योगी 2.0 है, उसका मूल मंत्र लगता है। अभी जो एक इन्वेस्टर समिट हुआ मुंबई में, और उसमें बाकी तो बातें हुई इन्वेस्टमेंट इत्यादि की भी, लेकिन इन्वेस्टमेंट इत्यादि के साथ साथ में जो सबसे प्रमुखता से बात आई वो हमारे जो फिल्म वालों की थी, उनकी थी। अब ये जो फिल्म वाले हैं जो योगी बाबा के सामने हाथ जोड़ के गिड़ा रहे हैं कि साहब आप हमारा बॉयकॉट बंद कराइए, लेकिन जो योगी बाबा ने कहा फिल्मों के लिए, उसको लगता है समझ नहीं पाया। क्योंकि ठीक है। उन्होंने साफ कहा कि भाई फिल्मों का योगदान जो है वो देश की एकता और अखंडता बढ़ाने में है। तो वो देश की एकता और अखंडता तो बढ़ाने का काम वो कब का छोड़ चुके हैं। जी, वो तो पूरी तरह से सब उल्टा-पुल्टा करने में ही लगे हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मुंबई में हुआ वो क्या था, फिर हम जो सुनील शेट्टी ने कहा उस पे भी आते हैं। आप जो सुनील शेट्टी की बात पे मेरे ख्याल से आप रेफर कर रहे जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। तो ये इन्वेस्टमेंट समिट नहीं था संजय जी, ये रोड शो था। रोड शो क्या है? जो हमारे यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट फरवरी में होने वाली है, 10, 11, 12 फरवरी में होने वाली है, 2023, 1 महीना बचा है इस समय। उसके लिए बहुत सारे रोड शो हुए। मतलब ऐसे नहीं कि बस इन्वेस्टमेंट समिट हो गई, 4 इन्विटेशन भेज दिए, पेपर में ऐड दे दिया। बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड तरह से उसमें ईएनवाई कंसल्टेंट है, डेलॉयट कंसल्टेंट है, फिकी कंसल्टेंट है, सीआईआई कंसल्टेंट है, और जितनी इंडस्ट्री बॉडी है, उनके साथ मिलके इन्वेस्ट यूपी एक पूरी कॉन्सर्ट टीम है, पिछले 6 महीने से उसकी तैयारी कर रही है। 16 कंट्रीज में रोड शोज हुए। 8 टीमें, अलग-अलग कैबिनेट स्तर का नेता, चीफ सेक्रेटरी स्तर का, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर का नेता, सीनियर डायरेक्टर्स, ईएनवाई की टीम, डेलॉयट की टीम, ये लोग अलग-अलग 16 कंट्री के 23 देशों में गए
और उन्होंने वहां की जो इंडस्ट्री बॉडी है, जैसे हमारे फिकी के इक्विवेलेंट है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस काउंसिल, सिंगापुर इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इस तरह की सारी बॉडीज से इधर ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर, उधर जापान कोरिया, यूरोप के सारे देश, यूरोप के कम से 5-6 देश, यूके, यूएई, कनाडा, यूएस में मल्टीपल टीम्स गई, उधर जो दूसरे डीसीएम थे वो लैटिन अमेरिका गए। तो ऐसे 16 कंट्रीज में मैसिव रोड शो हुआ, अपनी पॉलिसीज दिखाई गई, कौन सी 21 पॉलिसीज हैं, हम कौन से पार्क बना रहे हैं, कौन से इंडस्ट्रियल पार्क बना रहे हैं, इत्र पार्क कहाँ बन रहा है, मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क का बन रहा है, और एक यूपी को बताना कि अब हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं, अब हमारे यहाँ सड़कें हैं, अब हम पहुंच सकते हैं, हमारे वो यूपी नहीं है जिसके बारे में अब सुना था। और क्योंकि मेरी भी विदेश में पढ़ाई हुई है, मैंने अपनी किताबों के लिए बहुत सारा मैसिव ग्लोबल आउटरीच कराया, मुझे उस वीक में ये हुआ था संजय जी, कम से कम 8 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में मुझे कम से कम 150 से 200 SMS कॉल व्हाट्सएप मैसेज आए कि ये जो यूपी की इमेज है हमने विदेश में एज एनआरआई नहीं देखी। हमारे पास महाराष्ट्र आता था, तेलंगाना आता था, आंध्रा आता था, तमिलनाडु आता था, लेकिन यूपी किसी इस तरह से नहीं आया। कुछ कल्चरल इवेंट कभी इधर उधर हो गया तो हो गया, लेकिन यूपी इस तरह से इतने मैसिव कॉन्सेंट्रेशन से इतनी सीनियर टीम भेज के कभी नहीं आया। बल्कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक टीम गई थी जो वहां की बायोस्पेस लैब है, अनुराग मेहराल चलाते हैं, भारतीय मूल के, उनसे मेरा परिचय, उन्होंने मुझे भी होस्ट किया था स्टैनफोर्ड में, और उन्होंने मुझे कॉल करके कहा, और मुझे बड़ा गर्व हुआ उत्तर प्रदेश के निवासी होने के नाते। उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश की टीम आई थी, ऐसी इन्फॉर्म टीम मैंने नहीं देखी कभी हाल फिलहाल में। और वो टॉपिक क्या था, मेडिकल टेक्नोलॉजी, विच इज नॉट ए नॉर्मल टॉपिक ना, मतलब एक गुड टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है, मतलब उसको पता था क्या चाहिए, मेडिकल टर्मिनोलॉजी पता थी, मेडिकल फर्टर्निटी में क्या चल रहा है उनको पता था, और उत्तर प्रदेश के उनको क्या चाहिए मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क के लिए, जो ऑफिसर्स थे, मिनिस्टर थे, उनको बिल्कुल क्लियर था। सुरेश खन्ना जी फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके अंडर में टीम गई थी, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स गए थे साथ में उसके। तो ये यूपी की छवि विदेशों में हुई। अब देश के टूर शुरू हुए हैं, रोड शोज, उसमें पहला मुंबई से शुरू हुआ था जिसके बारे में आपने चर्चा करी, और आज जब हम बात करें तो इस समय चेन्नई का रोड शो चल रहा है, मेरे ख्याल से वहां सुरेश खन्ना है, और हैदराबाद में, बैंगलोर में, हर जगह होंगे रोड शो। जब मुंबई में गए तो, क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री है जिसको हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने आरएफपी फ्लोट कर दिया है नोएडा की फिल्म सिटी का, जो एक्सप्रेसवे के पास बन रही है, वहां पे एयरपोर्ट आ रहा है, तो बहुत कंड्यूसिव हो जाती है, और एयरपोर्ट आने वाला है, 1.5 साल के बाद उसका पहला टर्मिनल शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर की कहानी है, और बहुत बड़ा 1000 एकड़ की लैंड के साथ, बड़ी कंसल्टिंग कंपनी के साथ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग आरएफपी है, जो केवल एक फिल्म सिटी नहीं है, जिसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या होगा, वीएफएक्स के लिए क्या होगा, नई जो डिजिटल मूवी मेकिंग बहुत अलग हो चुकी है, उसकी सारी विधाएं होंगी। तो एक तरह से बहुत सारा विरोध भी हो रहा है कि बॉलीवुड को लग रहा है कि भाई हमारी जो एक मोनोपोली थी हिंदी पिक्चरों की, वो जा रही है। भाई योगी आदित्यनाथ का कहना है हमें हिंदी पिक्चर है, हम हिंदी प्रदेश है सबसे बड़ा, हमारे पास भी कुछ बनाओ। और वैसे भी अगर मैं आपको यहाँ पर रोकूं, जी तो बॉलीवुड की छवि तो उर्दू फिल्म इंडस्ट्री की है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तो है ही नहीं। वो एक अलग नैरेटिव है जिसपे मेरे ख्याल से योगी आदित्यनाथ ने, बिकॉज एट टाइम्स, मेनी टाइम्स ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, उन्होंने बहुत अच्छा इंगित भी किया, जो उन्होंने स्टार्टिंग में अपना एड्रेस करा, जो फिल्म फैटर्निटी के लोग आए, उसमें बड़े लोग दिख रहे थे मुझे, बोनी कपूर दिख रहे थे, कैलाश खेर, सुनील शेट्टी, बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा भी फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं, फिल्में से समाज सीखता है। तो जब उन्होंने कहा फिल्में से समाज सीखता है, तो उन्होंने ये भी इंगित किया कि भाई ऐसी पिक्चरें बनाओ जिससे समाज सीखे, अश्लील पिक्चरें या फिर हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके या फिर एक नैरेटिव को झूठा दिखा के जो आप पिक्चर बना रहे हो, तो फिर अगर आपको बाइकआउट होगा तो होगा, उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उससे किसी भी समझदार व्यक्ति को इशारा काफी है। सुनील शेट्टी ने कहा भी कि भाई शायद आप ही इस बाइकआउट ट्रेंड को बंद कर सकते हैं, प्रधानमंत्री से कह सकते हैं इस बाइकआउट ट्रेंड को रोके, जो ठीक भी बात है, पर उनकी तरफ से वो अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको अपनी इंडस्ट्री को भी समझाना चाहिए जाके, भाई ऐसी पिक्चरें बनाओ जो आपके देश के हित में तो हो, आपके समाज के तो हित में हो। आप केवल एक पिक्चर बनाने के लिए कि 4 मसाले के एलिमेंट डाल दो, उसमें एक आइटम सॉन्ग डाल दो, कुछ अश्लीलता डाल दो, कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट डाल दो, कुछ ऐसे गाने डाल दो जिसमें मौला अल्लाह हो रहा हो, और पिक्चर बन गई। तो ऐसे पिक्चरें बनाएंगे तो जनता बाइकआउट करेगी। वो योगी आदित्यनाथ के कहने से और नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं रुकने वाली है, क्योंकि जनता जागरूक हो गई है बहुत। उसे लगेगा कि अगर ये ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। एक कश्मीर फाइल छोटे बजट की पिक्चर चल गई क्योंकि लोगों को अच्छी लगी, वो उसके लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। तो कंतारा जैसी फिल्म चल गई साहब, कंतारा जैसी पिक्चर चल गई, जबकि मैं तो हिंदी डब बहुत देर बाद देख पाया, और उसकी बहुत सारी कल्चरल नुआंसेस हमको शायद समझ में भी ना आया नॉर्थ इंडिया में बैठ के, लेकिन जस्ट उसके डिस्प्ले से, जस्ट उसकी शेयर इनोसेंस से पिक्चर, और अंत में जैसे खत्म होती है तो बैठे बैठे अकेले देख रहा था मैं तो घर में, और गूज़बम्स आ जाते हैं आपको कि किस तरह से उन्होंने दिखाया। छोटे बजट की पिक्चर है, हम किसी एक्टर को जानते भी नहीं है, ये तो एलिमेंट होते हैं भाई, ए लिस्टर डायरेक्टर ले लो, ए लिस्टर एक्टर ले लो, 4 गाने लगा दो, 4 एलिमेंट रोमांस उसके दिखा दो, पुलिस दिखा दो, ठाए दिखा दो, और पिक्चर चल जाएगी। उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है इसमें जो टिपिकल बॉलीवुड पिक्चर में होता, फिर भी वो पिक्चर
मतलब एक नॉर्थ में बैठा हुआ व्यक्ति भी देख रहा है जिसको उस कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा पता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बॉलीवुड को, मतलब चाहे आपको मसाला पिक्चर बनानी है तो आरआरआर से सीखिए आप, आपको मसाला पिक्चर भी बनानी है, और आपको अगर कोर पिक्चर बनानी है तो कंतारा से सीख रहे। मेरे ख्याल से साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सिखा दिया है पहले ही बॉलीवुड को, फाइनेंशियली भी और क्रिएटिवली भी, मुझे लगता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये वैसे ही इन्वेस्टर समिट की बात करने से पहले इससे ही फिल्म वाले की थोड़ा सा और कर ले, क्योंकि ये सारे के सारे लोग बीच में एक नैरेटिव चला रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश में नहीं जानी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उससे जो है वो बहुत सारे लोगों के रोजगार समाप्त होगा। लेकिन ये रोजगार इनको तब समझ में नहीं आता है जब वो 1% लोग जो है वो बाकी 99% का शोषण करते हैं। और मैं आपको एक डेटा देता हूँ, आपको मुझे किसी फिल्म फ्रेटर्निटी के व्यक्ति ने बताया। देखिए, फिल्म की यूनिट में मान लिया 150 से 200 लोग काम करते हैं, तो उसमें जो 10 लोग हैं वो क्रिएटिवली डायरेक्ट करते हैं, बाकी सब तो लेग्स एंड हैंड्स है उसके, चाहे वो स्पॉट बॉय है, चाहे जो टेक्निकल टीम है। उसमें से 75 से 80% लोग यूपी बिहार के हैं। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे अपने घर के पास से काम करना? वो तो अपने घर के पास से काम करना चाहेंगे। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भोजपुरी के 3 जो महारथी हैं, वो भाजपा के सांसद हैं तीनों, मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन। रवि किशन तो गोरखपुर के सांसद हैं, जहाँ से योगी जी आते हैं। एक तरह से अपनी सीट दे दी है उन्होंने योगी जी ने, और वो साथ में थे उस मीटिंग में, रवि किशन भी बैठे थे। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। ओटीटी से इतना सारा कंटेंट बनने लगा है। पिक्चर तो मान लिया कुछ बनती होंगी 100-200 एक साल में, ओटीटी तो बहुत सारा बन रहा है। तो एक फिल्म इंडस्ट्री शायद उसको संभाल भी नहीं सकती, और नया-नया टैलेंट आ रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, सही में माने तो आज अगर यमुना जो नोएडा फिल्म सिटी बनती है, तो 5 साल 10 साल नहीं, लंबा समय लगेगा कि वो अपना अपना छत्रप जमा पाए। लेकिन बहुत सारा काम है, और बहुत सारे लोग यूपी बिहार के हैं उसमें, और यूपी बिहार के नाम पे मेरे ख्याल से प्ली करी जाती है ये, कि नहीं इतने सारे जॉब चले जाएंगे। जॉब चले कहाँ जाएंगे? पिक्चर तो फिर भी बनेगी, कहीं और बनेगी, तो कहीं और के लोगों को जॉब मिलेगा, या ये लोग ही शिफ्ट हो जाएंगे, आसान सस्ती जगह रहेंगे। मुंबई तो बहुत महंगी जगह है। तो मेरे ख्याल से ये सिग्नल मिल रहा है, और जहाँ पे कंपटीशन अच्छा होगा, जहाँ पे पिक्चरें अच्छी आसानी से बनेगी, लोग वहां पे रहेंगे। और दूसरी बात ये काफ़ी विचार सुनने को मिले, जो दूसरी पार्टियां थी उनको भी बड़ा असहज लग रहा था जब इस प्रकार का इन्वेस्टर समिट हो रहा था वहाँ पर। और उसमें जो हुसैन दलवाई बोले कि साहब के इस तरह के समिट में भगवा रंग पहन के नहीं आना चाहिए, और हमारे शिवसेना के जो छत्रप हैं उद्धव ठाकरे जी, उन्होंने भी उसके विरोध में बोल दिया। तो ये इतनी असहजता क्यों? जब महाराष्ट्र लीड कर रहा था पूरे भारत में, तब उत्तर प्रदेश ने तो कभी नहीं कोई कंप्लेंट करी। यहाँ दिख कह रहे हैं, हुसैन दलवाई का जो कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका मैसेज आया कि भाई ऐसे कैसे इन्वेस्टमेंट आ जाएगा? भगवा कपड़े पहन के कोई इन्वेस्टमेंट आता है? अगर मॉडर्न कपड़े पहनिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा। मतलब आपने तो इतना मतलब आप देखिए, या तो मैं इसको मूर्खता कहूँगा, या भगवा कलर से बिल्कुल एक कहते हैं ना जो एक हेट होती है वो कहूँगा, या इसके बीच का कुछ है। मूर्खता और वो हेट का मिश्रण है ये। ये व्यक्ति कौन है योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ जो है, जो मॉडर्न एजुकेशन लेता है, जो बीएससी करता है अपना उत्तराखंड से, एमएससी का फर्स्ट ईयर करता है, उसके बाद भारतीय वैदिक शिक्षा लेता है, इतने बड़े मठ का मठाधीश बनता है 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद। 26 साल की उम्र में सांसद बन जाता है। 19 साल संसद में रहता है। मतलब 19 साल संसद में रहने का मतलब संजय जी, वो 19 बजटरी प्रोसेस देखे हैं उन्होंने। और बजटरी प्रोसेस भारत का बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उस बजटरी प्रोसेस में, बजटरी डिबेट में रहे हैं। और ये वैसे पॉलिटिशियन नहीं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे जिनकी 30% 40% अटेंडेंस है। ये पिछले 20 साल से 80-90% अटेंडेंस वाले सांसद है। तो 19 बजटरी प्रोसेस देखे हैं उन्होंने। गोरखपुर में उन्होंने अपनी 40 संस्थाएं चलाई हैं, बड़ी संस्थाएं, मतलब 400 बेड का हॉस्पिटल। आप समझ सकते हैं 400 बेड का हॉस्पिटल चलाना मतलब पूरा एक सीओ खप जाता है उसमें। फिर 5000 बच्चों का कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट, धर्मशालाएं, लैंड, बहुत बड़ा एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर चला रहे हैं। तो वो पहले से ही सीईओ की तरह, एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, एक पार्लियामेंटर की तरह 20 साल का एक्सपीरियंस है उस व्यक्ति को। तो उसको केवल कपड़ों में से जाना कि ये तो भगवा है, कुछ आता ही नहीं होगा। मैंने देखा है किस तरह से वो अपने इंस्टीट्यूट्स को मैनेज करते थे जब वो सीएम नहीं थे। किसी का चेक साइन कर रहे हैं, कुछ हायरिंग कर रहे हैं, कुछ फायरिंग कर रहे हैं, कुछ अपने मुद्दे सॉल्व कर रहे हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज प्रोसेस सेट कर रहे हैं। वो ऐसा 20 साल से मठ को चला रहे हैं। बहुत बड़ा मठ है। किसी मठ को चलाना जिन लोगों को नहीं जानकारी हो, आसान नहीं होता। बहुत बड़ा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन वो चला रहे थे। और अब वो 24 करोड़ लोगों का प्रदेश चला रहे। और उसमें उन्होंने चीज क्या करी, 15 जिसकी रैंकिंग थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, जिस स्टेट की, बल्कि इस रैंकिंग में हम लोग तो कभी संजय भाई सोचते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश के लिए कहाँ ये सब रैंकिंग सोचना, ये सब तो साउथ के स्टेट्स के लिए। उसमें आप 10-11 नहीं, उसमें आप नंबर 2 आ जाते हैं। आप जीएसडीपी में नंबर 2-3 में आ जाते हैं। और अब ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया। ईज ऑफ जो लिविंग है, मतलब लोगों की सहूलियत है। कम से कम 40 गवर्नमेंट की स्कीमें हैं, चाहे वो चूल्हा बांटना हो, गैस बांटना हो, सब्सिडी बांटना हो, उसमें आप नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने सारी जो हाइजीन जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल क्लीन कर दी है।
कि भाई जहां 25 फ्लाइटें उड़ा करती थी इन एंड आउट, अब 80 से 90 फ्लाइटें इन एंड आउट उड़ा करती हैं। 5 बड़े एयरपोर्ट है, नए नए एयरपोर्ट आ रहे हैं। अगले साल जो एयरपोर्ट आएगा उससे तो कितनों के हार्ट अटैक होने वाले हैं अयोध्या में। उसका नाम आपको पता है क्या है? उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जब वहां लैंड करेगा और एयर होस्टेस या कैप्टन बोलेंगे अब हम उतरने वाले हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट में, मतलब ये तो कहेंगे अरे राम तो इमेजिनरी थे, ये एयरपोर्ट कैसे आ गया? मतलब वो लोग तो अलग ही उसको रहेंगे। तो चाहे वो कल्चरल रेल्म हो, चाहे वो गवर्नेंस रेल्म हो, वो स्टेट अलग तरह का हो गया। अब ये लगे हैं कि भगवा क्यों पहन लिया, मतलब डिबेट कहीं और पहुंच चुकी है। वहां इंटरनेशनल वो जाके मतलब यूपी की इमेज बन गई है और ये अभी भगवा कपड़ों में लगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैं कहूंगा मूर्खता या इग्नोरेंस या एक भगवा से जो चिढ़ है इनकी, इसके बीच का स्टेटमेंट है। बट यूपी एक अलग ऑर्बिट में पहले ही पहुंच चुका है। ये आपने कई बार इंगित किया अभी अपने टॉक में एयरपोर्ट्स और रोड्स के बारे में। तो ये एयरपोर्ट और रोड्स का क्या डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सा आप डिटेल में जी बताएं। बहुत जी सारे लोग जो हैं वो इस बारे में इस समय जी जानना चाहते हैं। देखिए मेरे ख्याल से मैं एयरपोर्ट और रोड बल्कि मैं थोड़ा सा और व्यापक करूंगा। जो पहला 4 साल रहा उसमें भी इन्वेस्टमेंट आया बहुत सारा। एक तो पहला साल पूरे देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, 2 ढाई साल तो हमने कोरोना में गंवा दिए और उसके मैनेजमेंट में गंवा दिए। उसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट सबमिट हुई, उसमें भी आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ये पता लगा, क्योंकि वो हैंड्स ऑन मुख्यमंत्री हैं, उनको एक एक चीज अपने हाथ से पता है, जितना उनके ऑफिसर को नहीं पता है उससे ज्यादा उनको पता है डेटा के साथ। तो उनको लगा ये 4-5 चीजें तो मुझे सुधारनी पड़ेगी, जो मैंने और स्टेट्स में देखा है, जो मैंने सेंट्रल के बजटरी प्रोसेस में देखा है। वो क्या 4-5 चीजें हैं? पहला है लॉ एंड ऑर्डर, जिसके बारे में हमने खूब चर्चा करी है। जब तक मेरा पैसा सेफ नहीं है, जब तक मेरा एम्प्लॉय सेफ नहीं है, मैं पैसा नहीं लगाऊंगा आपके स्टेट पे। तो पहला मतलब ये वो उत्तर प्रदेश है जहां लालाओं के नहीं, एडोबी जो बहुत बड़ी कंपनी है, फोटोशॉप जो आप सब लोग यूज करते होंगे, उसके सीईओ का लड़का यहाँ पे अगवा हो जाता है मुलायम सिंह यादव के राज्य में। ये वो उत्तर प्रदेश है ये। तो पहले तो आपको उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की इमेज क्लीन करनी पड़ेगी, जो उसमें उन्होंने बिल्कुल बिना लाग लपेट के, बिना ह्यूमन राइट, सबका जो बिना सोचे मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए क्या हित में, वो क्लीन करा। दूसरा, पावर आनी चाहिए। जनरेटर सेट पे कोई इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बनता है, वो 24/7 हाई क्वालिटी पावर आनी चाहिए, जो हुई अमूमन। जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है उनमें और अच्छे से। गांव में भी जहां केवल 12-12 घंटे बिजली आती थी, वहां 24 नहीं तो 20 से 22 घंटे बिजली आने लगी। आप समझ सकते हैं किसी भी प्रदेश में अगर 8 घंटे बिजली ज्यादा आने लगे रोज, उसका तो इंडस्ट्रियल जो क्वेश्चन है ऐसे ही बढ़ जाएगा अपने आप ही, इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये। तीसरी, कनेक्टिविटी। अब चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे वो एयर की कनेक्टिविटी हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करके किस तरह से रेल की कनेक्टिविटी बढ़ी जाए। एयरपोर्ट, जो 2 बड़े एयरपोर्ट्स फंक्शनिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और बनारस, उनकी एक तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, उनके सहूलियतें बढ़ाई जाए, उनसे और फ्लाइट शुरू कर जाए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 3 स्टार्ट करेंगे। कुशीनगर का फंक्शनल है, अयोध्या का अगले साल फंक्शनल हो जाएगा, जेवर का 1.5 साल बाद पहला टर्मिनल चल जाएगा। जो छोटे एयरपोर्ट्स हैं, जिनकी एयर स्ट्रिप बनी हुई थी, कुछ एयरफोर्स के पास थी, उनको कैसे फंक्शनल करा जाए, चाहे वो यहाँ पे गाजियाबाद के पास हिंडन एयरपोर्ट हो, गोरखपुर का एयरपोर्ट हो, प्रयाग का एयरपोर्ट हो। अब गोरखपुर जो यहाँ से अगर 14 या 16 घंटे जाने में लगता है, मैं सुबह जाके शाम को अपना काम करके आ सकता हूँ। अब प्रयाग जो यहाँ से 14 घंटे का रास्ता है, मैं पश्चिम में नोएडा में बैठा हूँ, मैं वहां पे अपनी बेंच भी है हमारी यूपी की, जो हाईकोर्ट वहां पे है, बेंच नहीं, बेंच तो लखनऊ में है। वहां से वेस्ट की एक डिमांड होती थी, भाई हमारे तो 4 दिन लग जाते हैं। अब मैं सुबह जाके अपना केस सॉल्व करके, अपना केस की हियरिंग करके शाम को आ सकता हूँ, जो लोगों के जीवन में बहुत बड़ी सहूलियत है। ये तो हो गया एयरपोर्ट का, मतलब जहां पे केवल 25 या 30 रूट्स थे इन एंड आउट, अब 80 से 90 रूट्स हैं इन एंड आउट। मैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में इन एंड आउट एक दिन में जा सकता हूँ। और ये होने से क्या हुआ, वहां की होटल इंडस्ट्री बहुत प्रोमिनेंट हो गई। मतलब छोटे छोटे शहरों में, जहां मैं ये जो जितनी एग्रीगेटर साइट्स होती है ना संजय जी, जैसे मेक माई ट्रिप, जी हाँ, यात्रा, इनमें जी। ढूंढता था तो एक होटल 2 होटल दिखता था इन शहरों में। अब क्या बाकी होटल ने भी अपग्रेड कर लिया अपने आप को, और नए होटल्स, मतलब बड़े मैसिव होटल्स गोरखपुर में आ रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स है, क्योंकि अब बहुत सारे लोग जाने लगे हैं वहां पे, कुछ टूरिज्म के लिए जाने लगे हैं, कुछ अयोध्या में मुझे एक होटल नहीं दिखता था पहले, ओयो या ऐसी बड़ी साइट में, अब वहां पे 15 या 20 होटल ने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है, और कम से कम 10 बड़ी 5 स्टार होटल्स की चेन आ रही है। इससे होता क्या है, इससे जब बहुत सारा ये टूरिस्ट जाता है, श्रद्धालु का जाना एक अपनी बात होती है, टूरिस्ट का जाना अपनी बात होती है। जैसे हम लोग जैसे लोग हैं, वो जैसे श्रद्धालु तो मतलब जब अखिलेश यादव थे तब भी जाते थे, अब कांटे बिछा देंगे उनके रास्ते में वो फिर भी जाएंगे। लेकिन ये लोग हैं टूरिस्ट, जो थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए, उसे एक फ्लाइट चाहिए, उसे एक एयरपोर्ट चाहिए, उसे एक ठीक ठाक होटल चाहिए, टैक्सी सर्विस चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए, खाने की जगह चाहिए। होता क्या है, जब ये टूरिस्ट जाता है बड़ी संख्या में, तो ये इकोनॉमी में बहुत ज्यादा ऐड करता है। एक एक आदमी अगर 20-20 हजार, 25-25 हजार रुपए शहर में खर्च करता है, और ऐसे 1 लाख लोग जाते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। और अयोध्या तो अभी से तरने लगा है, जब मंदिर आ जाएगा तो हम तो पूरे पश्चिम क्षेत्र के, जो पूरब का पूरा क्षेत्र है, उसकी इकोनॉमी तर जाएगी। तो ये बेसिक 3-4 एलिमेंट्स थे, इनको सुदृढ़ करा योगी आदित्यनाथ ने, जो एक प्लेटफॉर्म बन गया,
GIS 2 वर्जन के लिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2 वर्जन के लिए, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, कनेक्टिविटी अच्छी है और पावर आती है मेरे स्टेट में, जो मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था पिछले 20-30 सालों में उत्तर प्रदेश की। लेकिन हिंदुओं का एक वर्ग ये भी कह रहा है कि तीर्थ स्थलों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करना उचित नहीं है। देखिए, हाँ, ये डिबेट मैं सुनता हूँ बहुत बार, लेकिन मेरा इससे मानना नहीं है, मैं इससे इत्र नहीं खाता। ये जब खासकर जब काशी विश्वविद्यालय का कॉरिडोर हुआ तब बहुत हुआ। आपको पता है काशी में टूरिज्म कितना बढ़ गया है? कम से कम 150 गुना टूरिज्म बढ़ गया है। काशी में जाना इतना आसान हो गया है इस समय, चाहे वो एयरपोर्ट का वाला ब्रिज हो जो सीधे आपको शहर में छोड़ देता है, चाहे 80 घाट से लेकर बाकी दशाश्वमेध घाट की जो सफाई है उसमें रहना, वहां पे कल्चरल इवेंट्स होना। मतलब पहले आप केवल मंदिर के लिए जाते थे। देखिए, अगर आप मंदिर के लिए जाएंगे तो आप उतनी इकोनॉमी है आपकी, केवल मंदिर की इकोनॉमी। अब वो पूरा आप कम से कम काशी आपको 5 दिन रोक सकता है। मतलब काशी तो इतनी सुंदर जगह है कि आपको पूरा जीवन के लिए रोक सकता है, लेकिन एक टूरिस्ट को भी कम से कम 4-5 दिन रोक सकता है। वहां कुछ कुछ होता रहता है। तो श्रद्धालु अभी भी जाएगा, लेकिन जब तक टूरिस्ट नहीं आएगा तो वहां के लोगों का नहीं भला होगा, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आएगा तो वहां के लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। जी जी, जब मुझे याद है अयोध्या का वर्डिक्ट आया था, उस दिन मैं जी स्टूडियोज में था और किसी ने उसी समय ट्वीट करा कि भाई तुम्हारा मंदिर मंदिर हो गया बहुत, अब इकोनॉमी की बात करें। और मैंने उस ट्वीट पर रिप्लाई करा और ट्वीट काफी वायरल हुआ कि भाई श्रद्धा को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। भारत में 200 ऐसे टाउन हैं संजय जी, जो केवल टेम्पल इकोनॉमी पे चलते हैं और बड़ी इकोनॉमी है। मतलब तिरुपति अपने आप में 3000 करोड़ की इकोनॉमी है। शिरडी जो छोटा मंदिर ही है बल्कि 500 करोड़ की इकोनॉमी है। गणेश विसर्जन मुंबई में 200 करोड़ की इकोनॉमी है। कांवड़ यात्रा जो उत्तर प्रदेश में मात्र 3 हफ्ते के लिए होती है, जिससे हमारे वामपंथी मित्र बहुत चिढ़ते हैं कांवरियों से। वो कांवड़ यात्रा मात्र जो 15 दिन की यात्रा है, 200 से 250 करोड़ की इकोनॉमी है। उसमें जो कांवड़ लकड़ी का बनता है वो बहुत सारे हमारे मुसलमान मित्र बनाते हैं, ज्वालापुर के, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है यहाँ पे पास है, उत्तराखंड में है वो। तो टेम्पल इकोनॉमी अपने आप में, और अयोध्या भी मेरे ख्याल से जब तक वो टूरिस्ट नहीं आएगा तो वो टेम्पल इकोनॉमी नहीं बन पाएगी, और वो जगह उतनी भव्य नहीं बन पाएगी। और जो नए बच्चे हमारे आते हैं, वो जब तक भव्यता नहीं होगी वो नहीं जुड़ेगी। जब मैं साउथ में जाता हूँ, मेरी धर्मपत्नी साउथ से है, और वहां के जो भव्य टेम्पल देखते हैं, अभी हमको नॉर्थ में वैसी भव्यता बहुत कम दिखती है, क्योंकि नॉर्थ में सारे टेम्पल तोड़े गए हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से उनको बड़ा करना, उसको टूरिस्ट भी अट्रैक्ट करना, जो टूरिस्ट जाएगा वो भी धर्म विभोर होकर आता है, वो वहां पे कोई दारू पीने नहीं जाता है काशी विश्वनाथ में, वो भी भाव विभोर होकर आता है। और हर वर्ग की श्रद्धा उससे जुड़ती है जब वो एक टूरिस्ट फ्रेंडली हो जाता है। मेरा तो ऐसा मानना है। तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि जब तक आत्मगौरव की भावना आप बिल्कुल, स्फुरित नहीं वो करेंगे, शब्द आपने ठीक कहा, आत्मगौरव की भावना नहीं तो होगी। वो आत्मगौरव की भावना जो है वो भी आनी आवश्यक है। काशी विश्वनाथ को लेकर आपने सही कहा कि उस पे लेकर बहुत आलोचना हुई और जी, कई लोगों ने बहुत कहा। मैंने तो उस कॉरिडोर को सपोर्ट किया था, लेकिन जी, कई सारे मित्र हमारे यूट्यूबर भी जो थे वो उसके बड़े आलोचक थे। लेकिन मैं ये कहीं देख रहा था कि उन्होंने जो काशी विश्वनाथ की स्थिति पहले थी उस समय कभी आलोचना नहीं की कि ये स्थिति ऐसी जी, क्यों है। जी। ये मैं कहता हूँ कि आप जब उसकी हालत खराब थी, पता नहीं उसमें से कितने लोग गए हैं वहाँ पे, वहाँ जाना इतना मुश्किल था। आप अपने चप्पल एक जगह रखे तो आपको पता नहीं लगा आप कहाँ रख के भूल जाएँगे वहाँ पे। वहाँ पे कोई कोई तरीका नहीं था। आप कहते हैं कि पुजारी आपको लूट लेता था, तो भई एक आध पुजारी कोई ऐसा हो सकता है जिसने आपको लूट लिया हो, लेकिन अब तो व्यवस्था है। वहाँ एक सेंटर है, वहाँ आपको 150-200 रुपए का शुल्क लेंगे, पुजारी आपके साथ जाएगा, वहाँ एक लॉकर बना है, उसमें अपना सामान रख सकते हैं, वॉलेट, मोबाइल, पर्स रख सकते हैं। बहुत सुंदर सेंटर है। वापस आके वहाँ पे बड़े अच्छे-अच्छे सोवेनियर हैं, जो आप काशी विश्वनाथ के खरीद सकते हैं, वहाँ बैठ के विश्राम कर सकते हैं। और मंदिर पहले जाने के पास कोई जगह ही नहीं थी। अब मंदिर में बहुत बड़ा अहाता है, जिसमें आप कम से कम 5000 लोग बैठ सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगता है कि मंदिर के दर्शन होने के बाद आप थोड़ी देर वहाँ बैठे, आधा घंटा, 1 घंटा उस सेरीन एनवायरनमेंट में बिताएँ। तो बहुत ही सुंदर हो चुका है। चारों तरफ श्लोक लिखे हैं, अगर आपके पढ़ने लिखने की आदत तो आप एक-एक को पढ़िए, आप उन्हें 2-3 घंटा बिता सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे साइड में बहुत छोटी-छोटी है, वहाँ पे अपनी पूजा, हवन वहीं पे कर सकते हैं मंदिर के अहाते में। तो बहुत ही अद्भुत हो चुका है काशी विश्वनाथ। और अब तो जब वो उसकी जो जो उसका एक लेग बचा है कि आप बिल्कुल नदी से घुस जाएँगे, गंगा नदी में स्नान करके आप सीधे टेम्पल में एंट्री कर जाएँगे। वो भी अब शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल से तो अद्भुत हो चुका है, और मेरे ख्याल से 12 या 13 को बनारस से ममता दीदी के घर तक एक क्रूज़ चलने वाला है, जो नदी का दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज़ होगा। तो उस एरिया में तो मेरे ख्याल से डेवलपमेंट जिस गति से हुआ है, कुछ लोग थोड़े स्टेटस कोइस्ट होते हैं, उनको लगता है कि यही ठीक है, जो गंदा है, अच्छा है, कैसा भी ठीक है। मेरे ख्याल से अहिल्याबाई होलकर का भी किसी ने विरोध करा ही होगा कि ये टेम्पल अहिल्या ऐसा नहीं। भाई होलकर का तो महान विरोध हुआ था, उसी मुझे कारण नहीं तो उस जानकारी समय उसकी। हाँ, ये जो नहीं मतलब आप मुस्लिम विरोध नहीं कह रहा, हिंदू विरोध जो होता है, हिंदू हाँ, का मैं हिंदू हिंदू विरोध विरोधी जो कह रहा होता हूँ। मैं आपको है। बता अच्छा, रहा हूँ कि सबसे बताइए, पहले बताइए। जो उसका जो पूरा जो किस्सा है कि जब मल्हारराव होलकर जब पहली बार गए थे और हुँ, जौनपुर तक पहुँच गए थे और उनका इरादा जो था इस
ढांचे को, जो ये अपवित्र ढांचा अभी भी खड़ा हुआ है, इसको तोड़कर और वहाँ मंदिर स्थापित करने का था। तो बहुत सारे जो काशी के लोग थे, यानी जो विद्वत परिषद इत्यादि के सदस्य भी थे, वो वहाँ पहुँच गए कि साहब आप तो चले जाओगे, हमें यहीं रहना है और देखिए गड़बड़ हो जाएगी, कुछ हो जाएगी। तो वो इतने खिन्न हुए और उद्विग्न हुए कि उन्होंने उसको वहाँ छोड़ दिया। बाद में फिर अहिल्याबाई जी ने भी जब इसका जीर्णोद्धार किया था, तब भी वो ये चाहती थी कि उस समय जो वहाँ पर सत्ता थी, 1780 के आसपास की बात है ये, तो वो अवध के नवाबों से मिलके और इस ढांचे को अपने में लेना चाहती थी, लेकिन उसका भी विरोध वहाँ के ही लोगों ने किया। और जो जिसमें पंच पुजारी विद्वत परिषद के लोग, वो सारे के सारे सम्मिलित थे। तो ये तो हुआ। एक और मैं कई बार उद्धरण करता हूँ, और मैंने ये जब ये डिबेट चल रही थी तो मैंने अपने मित्रों से पूछा जम्मू में कि क्या आप लोग चाहेंगे कि ये जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, इसको भंग करके और पुरानी व्यवस्था लागू कर दी जाए? तो 1% लोगों ने भी इस बात का समर्थन नहीं किया। नहीं, कहते जो पहले जो था वो तो नरक था, अब तो ठीक है, कमियां हो सकती हैं और सुधार हो सकता है, लेकिन हम तो इसको पुराने उसमें नहीं जाना चाहेंगे। जहाँ तक परंपरा और पूजा अर्चना इत्यादि की बात है, तो वो तो परंपरा के अनुसार सुरक्षित कर ही रखी है श्राइन बोर्ड ने, तो बाकी चीजों को उनके हाथों में क्यों देना। तो ये इस तरह की बातें आती हैं, तो मैंने कहा इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि ये इस प्रकार का एक होता है। ये जो दो आपके एक्सप्रेसवेज हैं, इनकी क्या स्थिति है? क्योंकि एक्सप्रेसवेज की चर्चा बहुत होती है उत्तर प्रदेश में निवेश के परिप्रेक्ष्य में और संदर्भ में, कि कौन कौन सी बन गई हैं, कौन कौन सी प्लान्ड हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है? जी, देखिए उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे होता क्या है? एक्सप्रेसवे गेटेड रोड होती है, जिसमें आप एक जगह एंट्री करते हैं, बीच में 2-3 टोल हो सकते हैं और एक जगह एग्जिट करते हैं, बीच से मल्टीपल एग्जिट्स हो सकते हैं, पूरी कॉर्डन होती है, मतलब उसमें कोई गाय, कोई जानवर, कोई व्यक्ति बीच से ऐसे नहीं अनाधिकृत रूप से नहीं घुस सकता। और तो इससे क्या होता है, आपकी टाइमिंग कंट्रोल होती है। आपको पता है अगर मैप आपका 3 घंटे दिखा रहा है, ना 3 घंटे में पहुंचेंगे वहां। एक अगर आप 70-80 जो स्पीड लिमिट जो वहां पे निर्धारित है, उससे पहुंच जाएंगे। ऐसा उत्तर प्रदेश में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं था आज से 20 साल पहले। जब राजनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने सोचा कि एक्सप्रेसवे, उस समय अटल जी, आपको याद हो, सड़कों पे बहुत प्रेरित करते थे अपने सारे मुख्यमंत्रियों को, तो राजनाथ जी ने उसके प्लान बनाए, मायावती जी ने शुरू करा, और वो फिर अखिलेश जी के समय खत्म हुआ। और अखिलेश जी, उसमें 2 लेग बने। एक तो जहां पे हम नोएडा से रहते हैं, नोएडा से लेकर आगरा तक, जिसका श्रेय हम मायावती जी को दे सकते हैं। फिर आगरा से लेकर लखनऊ तक, जिसका श्रेय हम अखिलेश यादव को ले सकते हैं। इनकी लेंथ कितनी है? मायावती जी ने बनाया करीब 162 किलोमीटर का, 160 किलोमीटर का। अखिलेश ने बनाया करीब 290 किलोमीटर का। आगे ये एक्सप्रेसवे पिछले 20 साल में उत्तर प्रदेश में मिले। अब आते हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने, अब इसमें सब पश्चिम में था, क्योंकि पश्चिम थोड़ा अमीर है, भाई पश्चिम की सेवा कर लो तो पश्चिम मेवा देगा। लेकिन पूर्वांचल, बुंदेलखंड, वो तो छोड़े हुए थे कि वो बुंदेलखंड का आदमी क्या करेगा एक्सप्रेसवे का, वो पूरब का आदमी क्या करेगा एक्सप्रेसवे का। तो सबसे पहला जो लखनऊ से बिहार तक जाने का, गाजीपुर जो बॉर्डर है बिहार का, वहां कैसे जाया जाए। मतलब आप निकलेंगे तो वो आपको 10 घंटे भी ले सकता है, 12 भी ले सकता है, 16 भी ले सकता है, आपकी किस्मत के ऊपर है। अब वो जो एक्सप्रेसवे बनाया, जिसको हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनते हैं, जो आप 6 से 8 घंटे में पहुंच सकते हैं, मतलब अखिलेश यादव के लिए सबसे आसान हो गया था। आजमगढ़ जो वो उनको 6 घंटे लगते थे, अब 2.5 घंटे में पहुंचते, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। अब तो वो छोड़ के विधायक हो गए, अब तो वहां से निरहुआ आ गए, और पूरा पश्चिम जाना बहुत आसान हो गया। और उस बेल्ट जब बनती है तो फिर बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे मित्र हैं जो ट्रैक्टर का सेल्स हेड करते हैं 2 बड़ी ट्रैक्टर कंपनियों का। तो उन्होंने बताया कि कैसे जहाँ पे जमीनें बिकी लोगों की, वहां पे लोगों ने ट्रैक्टर बहुत खरीदे। फिर वहां पे कृषि के प्रोसेसिंग यूनिट आ गए। लखनऊ में अब कम से कम 2 घंटे दूर जो लोग रहते हैं, वो भी दूध देने यहाँ की कॉलोनीज में आने लगे, क्योंकि रोड डिस्टेंस बहुत आसान हो गया। तो जो गडकरी जी काफी बार कोट करते हैं कि जो अमेरिका का जो संपत्ति है अमेरिका की, वहां की रोडों का बहुत योगदान है वहां। ऐसा नहीं है कि अमेरिका अमीर था इसलिए वहां रोडें बन गई, क्योंकि वहां रोडें अच्छी बनी इसलिए अमेरिका को अमीर होने में मदद मिली, क्योंकि एक कनेक्टेड जगह है। तो ये तो हो गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो ईस्टर्न यूपी में जाता है। फिर जी, ये कंप्लीट हो चुका है। ये कंप्लीट हो चुका है, चल रहा है इलेक्शन से पहले ही, बल्कि इसका इनॉग्रेशन हो गया था 22 के इलेक्शन से पहले।
दूसरा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड तो नहीं, मतलब इसके इसमें 2 ब्रांचेस भी बनने वाली हैं क्या? हाँ, इसमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे क्या हुआ, पहले क्या था, पहले जब अखिलेश यादव कोई कोई उनके पास प्रपोजल आता था, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, धोई की, भाई की, उससे ऐसा पूरा टूर डिटूर कर देते हैं। उसका उदाहरण देता हूँ। जो हमारा ये है यहाँ से लखनऊ जाने का, इसमें इनका इलाका भी आता है, इटावा का इलाका, जो इटावा, एटा, जहाँ से मुलायम सिंह यादव, सैफई परिवार है, वहां पे डिस्प्रोपोर्शनली 70 से 80 जंक्शन है अलग-अलग, छोटे-छोटे, इधर निकलने के, उधर निकलने के। जैसे याद है आपको 20 साल पहले मतलब जो टीटी होता था वो अपने घर पे ट्रेन रुकवा लेता था। वैसा हाल ना, मतलब कि भाई इधर भी एक कट दे दो, उधर भी एक कट दे दो, उन विधायक के साथ के दे दो। मतलब ऐसे प्लान होते थे। एक जो नोड है वो आपका कम से कम 50 से 100 करोड़ रुपए खराब कर देती है, जिसकी जरूरत भी नहीं है। मतलब केवल कितना 10 किलोमीटर का सफर बचाने के लिए विधायक जी के। अब इस बार क्या है, अब खुद सोचिए, अगर योगी आदित्यनाथ का कितना इंसेंटिव होता है कि गोरखपुर को कवर कर ले। गोरखपुर अपने आप में बड़ी जगह है, वहां पे एम्स है, वहां पे मठ है बहुत बड़ा, वहां पे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज है, वहां पे एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है उत्तर प्रदेश का। गोरखपुर अपने आप में बड़ी जगह है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास तो एक लालच था ही ना कि मैं गोरखपुर से भी ले चलूं। उन्होंने गोरखपुर से नहीं लिया पूर्वांचल एक्सप्रेस को, क्योंकि उसके लिए बहुत डिटूर करना पड़ता। लेकिन क्या करें, गोरखपुर इंपॉर्टेंट जगह है तो लिंक एक्सप्रेस वे बना दिया, छोटे छोटे, जो 80-80, 90-90 किलोमीटर के होंगे, और ऐसे कई बन रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, वो मेरे ख्याल से अब किसी भी समय लॉन्च हो सकता है। तो उसमें से इस तरह की आर्टरीज, जिसको हम कह सकते हैं छोटी, वो काशी का भी इसमें लिंक हो रहा है क्या? इसमें काशी भी लिंक होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो भी उसके मतलब समझ लिए जहां पे 2 या 3 घंटे का रास्ता निकलेगा, वो इस एक्सप्रेसवे से लिंक होगा, जिससे आप जुड़ेंगे बीच में कहीं पे भी इससे। और आप जिस भी साइड, आपको लखनऊ आना है तो लखनऊ, आपको गाजीपुर बिहार की तरफ जाना है तो बिहार। अब जो दूसरा बड़ा जो एक्सप्रेसवे बना वो था बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। वो तो मतलब बुंदेलखंड तो ऐसा एरिया है जिसके बारे में हम पैकेज सुनते थे बस राजीव गांधी के समय से, बुंदेलखंड पैकेज, बुंदेलखंड डेवलपमेंट पैकेज, बुंदेलखंड एक्स पैकेज, वाई। मैं तो रहा हूँ बुंदेलखंड में, आप तो रहे भी बचपन होंगे, में। तो बुंदेलखंड के पैकेज आपने बहुत सुने होंगे, है ना? तो बुंदेलखंड में ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो बुंदेलखंड, और जैसे हमने कहा कि सड़कों की कनेक्टिविटी, वहां से दिल्ली आना एक बहुत बड़ा मेहनत का काम है। उसको क्या करा, उसको इटावा से जोड़ दिया। इटावा और बुंदेलखंड एक तरह से मर्ज हो जाते हैं नीचे की तरफ। बल्कि आप इटावा की बोली देखेंगे तो आपको बड़ी बुंदेलखंडी जैसी बोली दिखेगी इटावा में। तो उसे इटावा में जो हमारा जो पुराना एक्सप्रेसवे आ रहा था, जो आगरा से लखनऊ की तरफ जाता है, उससे इटावा जोड़ दिया, और उससे आप जो बचा हुआ पुराना एक्सप्रेसवे लेके दिल्ली पहुंच सकते हैं। वो चुनाव के समय तक 90% बन चुका था, उसको इनॉग्रेट नहीं कर पाए। अब वो नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट कर दिया अभी कुछ पहले, तो वो भी चालू है। ये 2 बड़े एक्सप्रेस हो गए। एक जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा किसी स्टेट का एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो बनना शुरू हो गया है, जिसकी लैंड एक्वायर हो चुकी है, जिसकी आरएफपी जा चुके हैं, जो एलोकेट हो चुका है वेंडर को, वेंडर काम शुरू कर चुका है, वो है गंगा एक्सप्रेस वे। जो पश्चिम में जहां मैं बैठा हूं, मतलब यहां से 1 घंटे दूरी पे मेरठ, मेरठ से सीधे आपको प्रयाग ले जाएगा, 12 जिलों को होता हुआ। और इसकी लैंड एक्वायर कर ली गई है। योगी आदित्यनाथ की एक बात अच्छी थी, जो उन्होंने तभी किसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट माना जब उसकी लैंड एक्वायर हो गई। अखिलेश यादव क्या करते थे, 15-20% लैंड एक्वायर करते थे, कहते प्रोजेक्ट हो गया। देखिए, इस सब प्रोसेस में लोगों को सुनने में शायद लगेगा जी, लैंड एक्विजिशन जो है वो सड़क बनाने से ज्यादा मेहनत का काम है। सड़क बनाना मेहनत का काम है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो एक सेट इंजीनियरिंग प्रोसेस है। अगर मुझे लैंड मिल गई तो फिर तो मेरे सेट 4 प्रोसेस है। मुझे पहले लेवलिंग करनी है, उसकी लेयरिंग करनी है, उसमें बिटुमन लगाना है, उसमें फिर किस तरह से, मतलब वो प्रोसेस इंजीनियरिंग प्रोसेस सेट है उसमें कोई। लेकिन लैंड एक्विजिशन ह्यूमन प्रोसेस है। 12 जिले मतलब 12 डीएम, 12 डीएम मतलब कितने गांव, उनसे एक्वायर करना, कौन किस क्षेत्र में आता है, क्या पता कुछ रेलवे की लैंड हो, क्या पता कुछ आर्मी की लैंड हो, क्या पता कुछ वक्फ की लैंड हो, जो बहुत बड़ा लैंड होल्डर है, उसके बीच से फिजिबिलिटी लेके लैंड लगाना। कुछ लोग अटक जाएंगे, कोई किसान नहीं मानेंगे, उनको रेट देना, कोई कोर्ट में जाएगा, वो सब सॉल्व करना। उसके बाद ही योगी आदित्यनाथ किसी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कहते हैं। उसके बाद केवल पेपर पे ये नहीं कि मेरे पास उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल आया और हमने अलाइनमेंट बोलते हैं वो दे दिया। तो इसकी लैंड एक्वायर हो चुकी है। ये अदानी जी को मिला है, कोई कहेगा फिर अदानी अंबानी की सरकार है। उसके उसके जो मेजर पैचेस हैं, और मेरे ख्याल से इसकी जो अवधि है, जो मुझे लगता है ये 24 से पहले ये कंप्लीट हो भी जाएगा। जो 600 किलोमीटर का है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में इससे बड़ा एक 750 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे, वो देश का सबसे बड़ा स्टेट का एक्सप्रेस वे है किसी का। और उसके बाद ये 600 किलोमीटर का देश का दूसरा बड़ा एक्सप्रेस वे होगा, और बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा वेस्ट वालों के लिए। ईस्ट की तरफ जाना बहुत आसान हो जाएगा। जब वो कोर्ट जाना, वहां पे प्रयाग एक बहुत बड़ा स्थल है, वहां पे कुंभ होता है, 25 में फिर से महाकुंभ है, तो सबके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये एक्सप्रेस वे है। और जो नेशनल हाईवे जो टी एनएचएआई, उससे जो कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा हो गया। योगी आदित्यनाथ के नितिन गडकरी से अपने आप भी पर्सनल संबंध है। देखिए, एक चीज और बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ के 19 साल पार्लियामेंट में रहने से फायदा क्या है, वो जितने भी मंत्री हैं बड़े, चाहे वो उम्र में उनसे बड़े हैं, उनसे सबसे फर्स्ट नेम बेसिस उनकी है।
कुछ भी अटकता है तो सीधे बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि चीफ सेक्रेटरी वहां लेटर लिख रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर इसी में निकल पा रहा है। तो ये ब्यूरोक्रेसी बताती है, हमें बड़ा फायदा होता है। कुछ भी होता है महाराज जी से बोल देते हैं, और महाराज जी का सब मंत्रियों से बहुत अच्छा परिचय। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि बाकी मुख्यमंत्रियों का नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, ऐसे कम लोग हैं जो पार्लियामेंटेरियन इतने लंबे रह के फिर मुख्यमंत्री बने, तो इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। एक तो उनको प्रोसेस समझ में आता है कि सेंटर कैसे अलोकेट करता है कोई भी चीज को, उनको प्रोसेस बहुत क्लियर पता है, और उनकी मित्रता पर्सनल भी है, तो उससे वो काम बहुत जो 6 महीने में होता था वो उत्तर प्रदेश के केस में 15 दिन में हो जाता है। तो ये प्रयागराज से काशी का जो स्ट्रेच है, ये कैसे कवर होगा? हाँ, इसकी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रेच है। इसमें इसका जो स्टेट हाईवे है वो काफी बुरा नहीं है। जैसे आप जब अयोध्या की तरफ भी जाते हैं, मैं तो आया था एक बार, मुझे 6 घंटे लग गए थे प्रयागराज से, हाँ वो, लेकिन हाँ प्रयागराज उसमें से उसमें काशी से क्योंकि प्रयागराज तक। रोड ठीक है, वो रोड अच्छी है वो, लेकिन उसमें इंटरजेक्शन बहुत सारे हैं बीच बीच में। यहाँ से एंट्री होती है, वहां से एंट्री होती है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक स्ट्रेच है जो मैप्ड है। उसका प्रोजेक्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन वो मेरे ख्याल से इस वाले में मैं कई बार सुनता हूँ उसका, मैं जल्दी जानकारी लेके आता हूँ आपके पास। जी, तो ये जो अभी टारगेट इन्होंने रखा था आरंभ में जो इन्वेस्टमेंट का, वो जी 1 लाख करोड़ रखा था। 10 लाख करोड़ रखा था। 10 लाख करोड़ रखा था, तो हाँ, उसको बढ़ा दिया गया है, ऐसा सुना? उसको 17.5 लाख करोड़ कर दिया। उसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है। जी। उसकी कहानी ये है कि वो ये जो जीआईएस समिट हो रहा है, इसका 10 लाख करोड़ का टारगेट था। और ये कैसे बना कि पिछली बार 5 लाख करोड़ आया था, का इंटेंड आया था, जो पिछला समिट हुआ था 2018 में पहली सरकार में। तो इस बार हुँ, उसका डबल तो होना ही चाहिए। अब तो उत्तर प्रदेश अलग उत्तर प्रदेश है, उसकी इमेजिंग ब्रांडिंग अच्छी है, सारे लोग आ चुके हैं, पहले ही छोटा छोटा काम करना शुरू कर दिया, किसी ने बड़ा काम करना भी शुरू कर दिया। तो इस बार एक टारगेट डबल करके उसको एक लॉफ्टी टारगेट रखा योगी आदित्यनाथ ने। अब उसके बीच एक नई अनप्लान चीज हुई, जो बहुत पहले प्लान थी, लेकिन सोची नहीं थी कि इसमें क्या हो जाएगा। वो थे ग्लोबल रोड समिट्स, जो मैंने आपको डिटेल में बताया 16 देशों में हुए, इधर ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएस तक हुए। अब जब वहां से जो करीब 150 एमओयू आए, तो योगी आदित्यनाथ ने, जब वो पूरे मंत्रिमंडल वापस आया, ये लोग 20-22 को वापस आ गए, और 22 तारीख को एक 5 घंटे की मैराथन मीटिंग ली, और सारे कंसल्टेंट्स को बाहर भेज दिया। मतलब फिकी, सीआईआई, एएनवाई सबको बाहर भेज दिया, केवल मंत्री और ब्यूरोक्रेट। उनसे कहा आप लोग प्रेजेंट करेंगे, जो गए थे। तो मंत्री और सेक्रेटरी ने मिलकर अपनी अपनी कंट्री प्रेजेंट करी, जहां जहां वो गए थे। एक एक एमओयू पे चर्चा हुई, कौन सा एमओयू ठीक है, ये हमारे लिए ठीक है नहीं ठीक है, इसमें कितना पैसा है, वैलिड है इनवैलिड है। और जो लगा कि जिन पे अभी मतलब बिल्कुल श्योरिटी, उनको अभी होल्ड करा। उसके बाद जो एमओयू बचे, जो बिल्कुल पक्के लग रहे हैं, जो होने ही होने हैं, जिसमें इंटेंट अच्छा है, बात कर ली, ड्यू डिलिजेंस हो गया, उनका अमाउंट ही 7.5 लाख करोड़ आया। तो योगी आदित्यनाथ ने कहा ये तो आपको फ्री में मिल गया, तो 10 लाख तो था ही, और ये 7.5 आ गया। अब हम जो टारगेट है उसको 7.5 लाख कर लेते हैं, 17.5 लाख कर लेते हैं। तो 10 तो पुराना वाला टारगेट है ही है, ये 7.5 तो ऊपर से आ गया है, जो जो आप विदेशों का ग्लोबल सबमिट करके आए, जो हमने फैक्टर इन नहीं किया था। हमने सोचा था ये तो बस ऐसे ही एक तरह से मार्केटिंग है यूपी की, हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए इन्वाइट कर रहे हैं उन लोगों को, लेकिन वहां पे भी एमओयू साइन हो गए। तो इसने मुझे 10 लाख में 7.5 लाख ग्लोबल जो रोड शो है वो ऐड हो गया, और वो 17.5 लाख हो गया जो फरवरी में। और अभी मैं सुन रहा हूँ, जो जैसे मुंबई की जो ट्रिप हुई, आज चेन्नई की ट्रिप चल रही है, उसमें भी काफी सारे एमओयू साइन हो रहे हैं। तो मुझे लगता है जीएस से पहले तक ही ये 17.5 लाख टच हो जाएगा। तो बल्कि मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कोई स्टेट इतने स्टैंडर्ड टारगेट ले रहा है, इकोनॉमी के भी, चाहे वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो। सेंटर के बारे में सुनते थे हम ऐसा कि वो स्टेट इतना स्टीप टारगेट ले रहा है, उसको चेज कर रहा है, उसमें कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर रहा है। इसकी मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की है, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ ने फर्स्ट टर्म में कहना शुरू करा, जब जब नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, तो कि भाई हम भी अपना टारगेट लेंगे। जब यूपी 17 से 18% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, और 8 और 9% ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो ये गैप अच्छा नहीं है हमारे लिए। हमें, जब हम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जो गुजरात जैसे करते हैं, वो अपनी पॉपुलेशन से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। गुजरात 5% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है, और 7 से 8% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, अपने से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। और हम लोग एक तरह से ईटिंग स्टेट है, योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो हमें अपनी जीडीपी को आगे लेके जाना चाहिए। मैं उनसे, जो अब मेरी दूसरी किताब है द मांखू ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश, उसके लिए जनवरी में मिला, जनवरी 2022 में। आप जनवरी का माहौल सोच सकते हैं, चुनाव की गहमा-गहमी थी, कौन छोड़ रहा है, कौन जा रहा है, किसको टिकट मिल रहा है, कोई जाति की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, बहुत सारी गहमा-गहमी चल रही है, अखिलेश यादव, मायावती, सब कैंपेन चल रहा है। उसके बीच में, उस गहमा-गहमी के बीच में मिला मैं उनसे लखनऊ में, और मैंने कहा कि मैंने भी क्षेत्र में घूमा है, 30-40 जिले गया हूँ पिछले 6 महीने में महाराज जी, और चुनाव तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। वो मुस्कुराए, और मैंने कहा कि आप मुख्यमंत्री तो अगली बार बन ही रहे हैं, जो मेरा फील्ड का मानना है, और आपका अगले टर्म का फोकस क्या होगा। अब आप सोचिए उस व्यक्ति का फोकस, जो चुनाव में घिरा हुआ है, आगे एक रैली अटेंड करने जा रहा है, 4 रैली अटेंड करके कर आ रहा है। वो कह रहा है, आई विल डू एवरीथिंग दैट विल मेक यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए जो मुझे करना हो वो मैं करूंगा, ये मेरे अगले टर्म का फोकस है।
उत्तर प्रदेश में भाजपा जीती, बड़े 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 वोटों से जीती, और अभी उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी, उनकी टीम ने आरएफपी फ्लोट करवा दिया उन्होंने, क्योंकि वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर तो थे ही उस समय तक भी। उन्होंने आरएफपी फ्लोट करवा दिया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कंसल्टिंग कंपनी को अलाइन करने का वन ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। और 4 महीने बाद ही, जब वो मुख्यमंत्री बने उसके 4 महीने बाद भी डेलॉइट को एंगेज कर लिया गया, काफी ड्यू डिलिजेंस के बाद। और डेलॉइट ने, जहां तक मेरी जानकारी है, 70 लोगों की टीम एम्प्लॉय भी कर दी है, जो अलग क्षेत्र में सेक्टोरियल देख रही है, कहां पे हम कहीं पे डेल्टा है, कहीं पे मैसिव चेंज कर सकते हैं। देखिए, वन ट्रिलियन इकोनॉमी बहुत मैसिव टारगेट है, इस समय 250 बिलियन की इकोनॉमी, उसको 4 गुना करना बहुत बहुत मुश्किल है। और अगर मैं अभी के रेट से देखूं तो इसमें कम से कम 15 साल लगेंगे, तो उसको 5 साल। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर और पूरी ब्यूरोक्रेसी को ये डाल दिया गया है दिमाग में कि ये इंटरनल इकोनॉमी ये आपका पर्सनल टारगेट है, और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे ट्रांसलेट होगा, वहां तक ब्रेक डाउन हो गया। हम 1 ट्रिलियन नहीं, मेनली 800 बिलियन तक पहुंच गए, 700 बिलियन तक पहुंच गए, जो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश पिछले 5 से 6 साल में चला है। एक ये देखा जाता है अक्सर कि ये जो समिट्स होते हैं और इसमें जो एमओयू होते हैं, उनका जो कन्वर्शन रेट है वो बहुत कम होता है। एमओयू कन्वर्टेड इनटू प्रोजेक्ट्स, जी, ये जो अच्छी आंकड़ा बात, है अच्छी बात। ये अधिक महत्वपूर्ण है कि कितने एमओयू हुए, क्योंकि मैं आपको जी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि जी। 2017 में हमने एक इसी तरह का समिट किया था हुँ, हुँ, राजस्थान में, और हुँ, उसका जो कन्वर्शन रेट है वो 10% से भी कम आया था। हुँ। जी, तो आप बताएं कि जो पिछला 2018 में हुआ था उसका जी, क्या कन्वर्शन रेट रहा, और जी, जो अगला होने वाला है उसकी क्या संभावना रहेगी? जी, जी, जी। देखिए, इसके लिए किया क्या गया? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे जो हमने ये जो नंबर बोले इतनी देर से, 10 लाख करोड़, साढ़े 17 लाख, ये सारे इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस हैं, ये एमओयू है, ये इंटेंड है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है सीधे-सीधे। तो क्या ये इतना इन्वेस्टमेंट आ गया? सही समझ नहीं आया। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गुजरात मॉडल की एक चीज़ अपनाई कि यहाँ पे इन्वेस्ट यूपी बना के एक टीम, जो इन्वेस्ट इंडिया के साथ बहुत क्लोज़ली काम कर रही है, वो सामने से चेज़ करेगी। अगर आपने एमओयू कर दिया है तो आपको चेज़ किया जाएगा कि भई आपने ये इंटेंट डाला था। 2018 का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है ये हाँ, वही बताएं? उसका बता रहा हूँ। तो क्या करा उन्होंने, जैसे ही 2018 की समिट हुई, उसके हर 1 साल बाद उन्होंने एक चीज़ करी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी शुरू करी। बल्कि वहाँ पे टर्म है यूपी में, जीबीसी 1, जीबीसी 2, तो 2 जीबीसी हो चुकी हैं। एक में उस 5 लाख करोड़ में से 80,000 करोड़ के जीबीसी हुए। जीबीसी मतलब जिसने लैंड ले लिया है, फैक्ट्री का नारियल तोड़ रहा है वो अपनी, वो कुछ कंस्ट्रक्शन शुरू कर रहा है। एक बार फिर करीब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख करोड़ का, तो करीब उसका 45 से 50% फील्ड पे आ चुका था। वो 2 साल कोरोना के बहुत खरे, क्योंकि उस समय नहीं है। वो अलग बात है कि उस 2 साल, उस 2 साल में अलग जो इन्वेस्टमेंट समिट में प्रॉमिस नहीं हुआ था, अलग ये 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, जो लार्जली मेडिकल के अराउंड था। कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजी या मेडिकल सर्विसेज के अराउंड था, और कुछ फैक्ट्रियां ऐसी जो जो विस्थापित हुई, कोई चाइना से विस्थापित हुई, कहीं और से निकली, जैसे सैमसंग का डिस्प्ले यूनिट, बड़ी यूनिट है, 5,000 लोग काम करते हैं, जिसके लिए अलग से इलेक्ट्रिसिटी लाइन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दी। तो उत्तर प्रदेश में वो कन्वर्ट में 45 से 60% के बीच में रहा, जो जीआईएस के थ्रू आए या अदर सेंटर आए, जो काफी मेरे ख्याल से हाई है, जैसे आपने कहा 10 या 15% जो अमूमन माना जाता है। जी, थोड़ी पॉलिटिकल बात कर लें। जी, जी, बिल्कुल। 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, इसके लिए हमारे पास 2-3 डेटा पॉइंट हैं। कुछ पॉजिटिव हैं भाजपा के लिए, योगी सरकार के लिए, कुछ नॉट सो पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव है आजमगढ़ और रामपुर। मतलब जब अगर आप आजमगढ़ और रामपुर जीत सकते हैं, और रामपुर ऑल द मोर, क्योंकि रामपुर की जो मुस्लिम आबादी है, जो ऐसा माना जाता है भाजपा को, मतलब उसने उस मुस्लिम आबादी का अगर 7 से 8% भी वोट मिल गया तो भाजपा बोलती है, अरे ये तो बहुत बड़ा वोट मिल गया हमें। तो वहां पे जब आप चुनाव जीत जाते हैं, जैसे भी जीते आप चुनाव, आप कोई कहता है वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, वो सभी के लिए कॉमन था, और आप आजमगढ़ जैसी जो ट्रेडिशनल सीट है जीत जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा संकेत मिलता है। दूसरा, लेकिन इधर एक नेगेटिव आता है, जो मैनपुरी चुनाव आप बड़े मार्जिन से हारे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उसे 80,000 से जीते थे और डिंपल उसे करीब 2.5 लाख वोट से जीती है। लेकिन हाँ, उसमें एक और फैक्टर था, कई बार फैक्टर, क्योंकि इसमें मुलायम सिंह यादव जो एक बड़े नेता तो थे ही, कद्दावर नेता तो थे ही, वो मतलब कई बार के मुख्यमंत्री और देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे, तो उनकी एक जो सिंपैथी वेव थी, वो फैक्टर इन हो सकती है। तो ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। लेकिन जो सबसे खतौली भी है। खतौली भी है, खतौली भी है। मैं अभी लोकसभा पे जा रहा था। जो जो सबसे एक ऐसे प्रोमिनेंट डेटा पॉइंट है, ये है जैसे जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है? जो सेंट्रल में बीजेपी की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी वही गवर्नमेंट हो। लेकिन वो डबल इंजन की सरकार का वो सही में फलीभूत तभी होती है जब उस कद का नेता भी हो।
जो पॉपुलैरिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, फोकस में, अपने प्रभाव में उस स्तर का हो जैसा नरेंद्र मोदी का प्रभाव पूरे देश में है, कि वो जहां भी जाते हैं उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है। योगी आदित्यनाथ जो कई स्टेट्स में आपको शायद भाजपा के प्रदेशों में नहीं मिल पाएगा, उस कद का नेता जो जहां पे आप योगी मोदी मतलब ऐसा एक टर्म में बोला जाता है। योगी शिवराज कोई टर्म नहीं है, ऐसी कोई टर्म नहीं है ना, मतलब जहाँ योगी मोदी एक टर्म है, जबकि और मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी, लोग कहते हैं भाई नरेंद्र मोदी और जो जो खासकर गुजरात लॉबी है और योगी उसमें खटपट है। मैं तो बल्कि मानता हूँ शायद वो नहीं है, क्योंकि अगर अगर किसी ने नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की इतनी बड़ी ब्रांडिंग करी है, वो नरेंद्र मोदी ने किसी और चीफ मिनिस्टर की इतनी बड़ी ब्रांडिंग नहीं करी कि उसके लिए टर्म दे दिया होगी यूपी प्लस योगी उपयोगी, या फिर उनकी शपथ को वो 1 लाख लोगों के एक स्टेडियम में करवाते हैं, जो किसी और चीफ मिनिस्टर, उनकी खुद की शपथ कभी इतनी बड़ी नहीं हुई। तो यहाँ पे जब ये डबल इंजन मैच करता है, और यहाँ मैं केवल चुनावी बात कर रहा हूँ, जब ये डबल इंजन मैच करता है, जहाँ नरेंद्र मोदी की ब्रांड जो खुद एक उत्तर प्रदेश के सांसद हैं और योगी की ब्रांड जब मिल जाती है, तब मेरे ख्याल से अब जो पुराना वाला परफॉर्मेंस था 2014 वाला, वो फिर से रिपीट हो सकता है। और ये अब काइंड ऑफ बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो चुका है अभी, अब क्योंकि बसपा जिस तरह से क्षीण हो चुकी है, तो मुझे वो 70 के ऊपर वाली फिगर फिर से आती दिखती है। और अखिलेश इनोवेटिव अभी भी नहीं हो रहे हैं, लग रहा था अखिलेश इनोवेटिव होंगे, वो अभी भी, चलिए अच्छी बात है, वो विधानसभा आने लगे हैं। लोकसभा में उनकी अटेंडेंस जो अभी खत्म, वो 6 महीने पहले तक वो सांसद थे, उनकी अटेंडेंस मतलब राहुल गांधी से कम थी। वो 33%, 34% अटेंडेंस थी उनकी। मतलब वो लखनऊ से उठ के दिल्ली नहीं आ पाते थे, और उनके 0 प्रश्न, कोई डिबेट में पार्टिसिपेशन नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई उनके लिए, उसके लिए तो बहुत मेहनत है। तो बिल्कुल एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो थे वो राहुल गांधी की, फिर भी 45% 50% अटेंडेंस है, और कुछ क्वेश्चन पूछने लगे हैं वो इस वाले जो नई 17वीं लोकसभा है। तो अब कम से कम विधानसभा जाने लगे हैं, विधानसभा शायद पास है घर से, विक्रमादित्य का जो उनका व्हाइट हाउस है उससे वो शायद पास है, और लखनऊ, ये दिल्ली दूर होता था। लेकिन अभी भी कोई एक्टिव नहीं है, वो कोई मुझे धरना प्रदर्शन करते नहीं दिखते, भाजपा की कहीं कमी भी होती है तो दिखते नहीं, वो कहीं जाते नहीं दिखते, वही ट्विटर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली राजनीति है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर भाजपा की 2-3 कमियां भी हैं उसको भी वो कैप्चर बड़ी रूप से कर पाएंगे। वो उनकी पुरानी जो लेगेसी है कि भाई यादव वोट तो मेरे पास है ही, उसमें मुस्लिम वोट थोड़ा सा मिला लूंगा, एक आध नेता जो भाजपा से छटक रहा होगा, कोई इधर का कुर्मी, कोई इधर से यादव, कोई इधर का कश्यप, उसको मिला के कोई कास्ट कोलिशन बनाऊंगा। लेकिन वो कड़ी मेहनत अखिलेश करते दिख नहीं रहे हैं। तो ये जो दिख रहा है इस समय केवल, उससे मुझे लगता है एक 70 प्लस की तरफ उत्तर प्रदेश जाता दिखता है मुझे 2024 में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शांतनु जी। जी, आपने योगी जी के बारे में और उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को पूरी तरह से अवलोकित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को भी। जय हिंद, वंदे मातरम।